नमस्कार, मैं एमके झा, हिस्ट्री लेक्चरर झारखंड, एक बार फिर से आप सभी का अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजिटल क्लासरूम बाय एमके झा में स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक बार फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, आज हम सिंधु जल समझौते के बारे में जानेंगे और जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि हालिया दिनों में यह चर्चा में आखिर क्यों है। पाकिस्तान के द्वारा भारत में कराए जा रहे आतंकी हमलों के जवाब में भारत सरकार ने, जैसा कि आप सभी को पता है, सिंधु जल समझौता को खत्म करने की बात कही है। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों के लिए यह समझना आवश्यक हो जाता है कि सिंधु नदी जल समझौता आखिर क्यों है और यह नदी समझौता भारत से ज्यादा पाकिस्तान के लिए क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत अब ज्यादा नुकसान में होकर के भी पाकिस्तान को आखिर भारत का पानी क्यों मुहैया करा रहा है। तो इस समझौते की कहानी को हम लोग जानने और समझने का प्रयास करेंगे और इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट एंड फिगर हैं वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बतलाने का, समझाने का प्रयास करूंगा। तो आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए और सिंधु नदी जल समझौते को समझने का प्रयास कीजिए। अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण समझौता है यह और एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए सीधा हम लोग अब स्क्रीन पर चलेंगे और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट एंड फिगर आपके साथ साझा करेंगे, आपको बतलाने और समझाने का प्रयास करेंगे। जैसा आप स्क्रीन पर आ चुके हैं और सिंधु नदी जल समझौता है ना, इस स्लाइड को आप देख रहे हैं। आगे हम लोग अब बढ़ते हैं और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो इस समझौते को लेकर के है वह जानेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से तो यह महत्वपूर्ण है ही, साथ ही साथ भारत के सभी नागरिकों को भी इस समझौते के बारे में पता होना चाहिए, जिसने आप एक प्रकार से कह सकते हो जल कूटनीति की भारत में शुरुआत हुई, या उसका एक अच्छा उदाहरण इसे माना जा सकता है। सिंधु जल संधि है ना, ये 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के मध्य किया गया था। क्या कह रहा है कि यह एक ऐतिहासिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त जल साझेदारी समझौता है जो 19 सितंबर 1960 को कराची, पाकिस्तान में भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षरित की गई थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग एग्जामिनेशन में इनसे सवाल पूछे जा चुके हैं कि सिंधु जल समझौता कब और कहां किया गया। तो 19 सितंबर 1960 ईस्वी को भारत और पाकिस्तान के मध्य कराची शहर पाकिस्तान में किया गया था। अब इसको थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे। तो किसके द्वारा किया गया था, किन किन लोगों ने इसमें साइन किए हैं। तो इसे करने में आप इमेज में देख सकते हो, भारत के प्रधानमंत्री, समकालीन प्रधानमंत्री 1960 के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और साथ में पाकिस्तानी राष्ट्रपति फील्ड मार्शल अयूब खान के मध्य यह समझौता किया गया था। कब? 19 सितंबर 1960 को। हस्ताक्षरकर्ता कौन थे? तो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति फील्ड मार्शल अयूब खान। वहीं इसकी मध्यस्थता, दोनों के बीच बातचीत किसके द्वारा कराया गया था? तो मध्यस्थता कराया था विश्व बैंक के द्वारा, अर्थात इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसी महत्वपूर्ण संस्था ने भारत और पाकिस्तान के मध्य समझौते को प्रस्तावित किया था या समझौता करने के लिए बाध्य कराया था, दोनों के बीच मध्यस्थता की थी, है ना, ने इनका मध्यस्थता और गारंटर का कार्य किया था। संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो संधि का उद्देश्य था भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी प्रणाली के जल संसाधनों का शांतिपूर्वक और न्याय संगत रूप से बंटवारा करना। यानी भारत और पाकिस्तान के बीच
शांतिपूर्ण और न्यायसंगत तरीके से सिंधु नदी के जल का बंटवारा किया जा सके। लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि दोनों देशों के बीच शांति भी बनी रहनी जरूरी थी। लेकिन पाकिस्तान, आप जैसा कि पता है, लगातार ऐसे ऐसे हथकंडे अपनाते रहते हैं और भारत को परेशान करता रहता है। तो क्या ऐसे कंडीशन में हमारे मन में यह सवाल नहीं आता है कि संधि की अब वर्तमान समय में आखिर क्या जरूरत है? हमें इससे बाहर हो जाना चाहिए। और हाल के दिनों में भारत सरकार ने इस समझौते को ना मानने की घोषणा कर दी, यानी इस समझौते से बाहर होने की घोषणा की है। अब समझते हैं कि इस समझौते में कौन कौन से नदियों को शामिल किया गया। सिंधु नदी प्रणाली में शामिल जो 6 प्रमुख नदियां हैं, 6 प्रमुख नदियां हैं, उनमें से पश्चिम की जो नदी है सिंधु, झेलम और चिनाब, इसके ऊपर पाकिस्तान को अधिकार दिया गया है, यानी इसका पानी सीधे तौर पर पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा। वहीं जो पूर्व की नदियां हैं जैसे रावी, ब्यास और सतलज, इस पर भारत को अधिकार दिया गया है। मुख्य इसके प्रावधान क्या हैं? तो भारत को पूर्वी नदी अर्थात रावी, ब्यास और सतलज के जल का पूर्ण उपयोग करने का अधिकार मिला, यानी इन नदियों का सारा जल भारत अपने अपने लिए इस्तेमाल कर सकता है। वहीं पाकिस्तान को पश्चिम की नदियां अर्थात सिंधु, झेलम और चिनाब का लगभग 80% पानी प्राप्त होता है। वास्तविकता ये है कि सिंधु, झेलम और चिनाब नदी का पानी अगर पूरी तरह से भारत सरकार रोक ले तो चीन में भूखमरी आ जाएगी। पानी की तो समस्या उत्पन्न होगी ही, उनकी पूरी की पूरी जो कृषि की व्यवस्था है वो इन्हीं नदियों पर टिकी हुई है। इन नदियों का पानी अगर बांध बनाकर रोक लिया जाए तो शायद पाकिस्तान पानी को मोहताज हो जाए। आगे आते हैं। भारत को पश्चिमी नदियों का सीमित उपयोग करने का अधिकार हालांकि दिया गया है, जैसे वो इसका उपयोग सिंचाई कार्य के लिए कर सकता है। जल विद्युत निर्माण यानी हाइड्रोलिक पावर प्लांट वो लगा सकते हैं। नौवहन आदि की अनुमति है, लेकिन बगैर पानी की धारा को बाधित किए। पानी की धारा को यहाँ पे बाधित नहीं करना है। और इनके देख रेख के लिए एक महत्वपूर्ण स्थायी सिंधु आयोग, परमानेंट इंडस कमीशन का निर्माण किया गया है, जो बेसिकली इस संधि को रेगुलेट करता है और उसे कंट्रोल करता है ना। इसका गठन किया गया है जो दोनों देशों के बीच संवाद को बनाए रखता है। और भारत सरकार ने अभी स्पष्ट रूप से कहा है कि हम सिंधु आयोग को भी कोई भी महत्वपूर्ण वाटर डेटा नहीं देने वाले हैं। अब थोड़ा सा हम लोग स्थायी सिंधु आयोग को भी समझ लेते हैं। इसका मुख्य तथ्य क्या है? तो इसका गठन सिंधु जल संधि के आर्टिकल 8 के अनुसार 1960 में किया गया। तो आपसे अगर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि परमानेंट इंडस कमीशन का स्थापना एस्टेब्लिशमेंट कब किया गया था, तो याद रखना है 1960 में सिंधु जल संधि के आर्टिकल 8 के आधार पर किया गया था। इसकी सदस्यता कौन कौन है? तो इसके सदस्य हैं भारत और पाकिस्तान दोनों का एक एक सिंधु आयुक्त, इंडस कमिश्नर नियुक्त करते हैं। दोनों देश अपने तरफ से एक एक इंडस कमिश्नर को अपॉइंट करते हैं जो IAS लेवल के अधिकारी होते हैं। आयुक्त उच्च स्तरीय जल विशेषज्ञ और अधिकारी होते हैं। जो भी आयुक्त बनेंगे वो उच्च स्तर पे जल का भी विशेषज्ञ होगा और बड़े लेवल के अधिकारी होते हैं। अस्थायी सिंधु आयोग के क्या कार्य है? याद रखना है कि संधि के प्रावधानों का निगरानी करना, जल डेटा जो मैंने अभी कहा इसको भारत ने देने से मना कर दिया है, आदान प्रदान करना कि आप कितना पानी का आपके यहाँ पे स्टॉक है, कितना पानी छोड़ने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, कोई बांध वगैरह संरचना क्या कर रहे हैं नदियों के जल के ऊपर, इसका पूरा डेटा हस्तांतरण होने का प्रावधान था। लेकिन भारत सरकार ने हाल के दिनों में इसे रोक दिया है, कहा है हम कोई डाटा ट्रांसफर नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है पहलगाम में हाल ही में
पाकिस्तान ने एक कायराना आतंकियों के माध्यम से हमला करवाया है, जिसमें बहुत सारे आम लोग, पर्यटक जो कश्मीर घूमने के लिए गए थे, उनकी मौत हो गई है। तकनीकी मुद्दों पर सहयोग करना इस आयोग का कार्य है। विवाद होने पर तटस्थ विशेषज्ञ या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष ले जाने से पहले समाधान निकालने का प्रयास करती है। इसकी बैठक वर्ष में कम से कम एक बार होने का प्रावधान है, यानी साल में कम से कम एक बार इसका बैठक होना ही चाहिए, ये प्रावधान किया गया है। इसका विवाद और चुनौती क्या क्या है तो समझते हैं कि पाकिस्तान समय समय पर भारत से जल विद्युत परियोजनाओं जैसे कि बगलिहार परियोजना और किशनगंगा परियोजना पर आपत्ति जताता रहा है। पाकिस्तान ये कहता है कि इन परियोजनाओं से नदी का जल की जो धारा है वह प्रभावित होती है और जिससे पाकिस्तान को जितना जल मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है, क्योंकि भारत का तर्क ये है कि एक हाइड्रोलिक पावर प्रोजेक्ट है और इससे पानी की गति पर या पानी की मात्रा पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। भारत ने भी पाकिस्तान के जल का अनुचित राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया है। हाल ही में 1923-24 में भारत ने संधि की पुनरीक्षा और संशोधन की मांग कर दी है और यह मुद्दा फिर से चर्चा में आया था, है ना, और अभी फिर से यह चर्चा में आ गया क्योंकि भारत सरकार ने हाल ही में इसे तोड़ने की घोषणा कर दी, इस समझौते से बाहर होने की घोषणा कर दी है। महत्व क्या है इसका? तो यह संधि दोनों देशों के बीच युद्धों के बावजूद अब तक लगातार लागू है। कई इसके बाद युद्ध हुए। 1962 में भारत और पाकिस्तान, 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, 1971 में हुआ, 1999 में कारगिल हुआ। इतने बड़े बड़े युद्ध होने के बावजूद भी आज तक यह संधि जिस तरह से था उस तरह से कायम है। इसे दुनिया की सबसे सफल अंतर्राष्ट्रीय जल संधियों में गिना जाता है और इसका जो मूल कारण है वो है भारत जैसा देश। अगर भारत अच्छा नहीं होता, भारत अगर टॉलरेंट नहीं होता तो शायद इतने बेहतर तरीके से यह संधि लागू नहीं हो पाती। तो संधि को लागू कराने में पाकिस्तान का योगदान हो ना हो, भारत का एक बड़ा योगदान दिखाई देता है। भारत ने हमेशा बड़ा दिल रखते हुए पाकिस्तान का सहयोग किया, लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, जब भी उसे मौका मिला पीठ पर खंजर घोंपने का कार्य किया है। और आज वास्तव में यह आवश्यक हो गया है कि इस तरह के समझौते का कोई महत्व ना रहे। इस तरह के समझौते से हमें हर हाल में बाहर हो ही जाना चाहिए। यह जल कूटनीति या वाटर डिप्लोमेसी का बेहतरीन उदाहरण है नहीं, अब तुम क्या कहेंगे, है ना। पहलगाम हमले के बाद भारत का कदम, जैसा कि आपको पता है 2 दिन पहले यानी 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम स्थित एक बहुत ही अच्छा हिल स्टेशन है बैसरन, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है, में आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए। इतनी क्रूरता के साथ वहां जो पर्यटक घूमने के लिए गए थे उनको सीधे गोली से मार दिया गया। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। और भारत से पाकिस्तान यह उम्मीद करता है कि भारत बर्दाश्त करे और इस तरह के संधियों को कंटिन्यू रखे। क्या वास्तव में यह सही है? कहीं से भी यह जायज नहीं है। भारत ने इसमें पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद को जिम्मेदार ठहराना नहीं है, उन्हीं का हाथ है। सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि जो भी मिलिटेंट भारत में कश्मीर में हमला कर रहे हैं वो सीधा POK यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में प्रशिक्षित हो रहे हैं और वहां से वो भारत में आकर के भारत के लोगों पर हमला करते हैं। और यही कारण है कि भारत ने सिंधु जल आयोग, परमानेंट इंडस कमीशन की बैठकों और जल डेटा साझा करने से रोक लगा दी है। यह कदम रक्त और जल का साथ नहीं बह सकता के सिद्धांत पर उठाया गया है कि रक्त और जल का साथ नहीं बह सकता या एक साथ ये दोनों नहीं बहाया जा सकता। इसी कारण से भारत सरकार ने तत्काल इस संधि को निलंबित करने की घोषणा कर दी है।
और इस पर पाकिस्तान की भी प्रतिक्रिया आ चुकी है। पाकिस्तान ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का हवाला दिया। पाकिस्तान के नेताओं, उसमें से खास करके वहां के विदेश मंत्री चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि यह संधि का उल्लंघन और विश्व बैंक और यूएन को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। और राजनयिक प्रतिक्रिया की हुई पाकिस्तान में पीएम शहबाज शरीफ ने राष्ट्रीय सुरक्षा समिति, जो एक महत्वपूर्ण समिति है पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर और खास करके वहां की सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर, एक महत्वपूर्ण समिति है जिसकी बैठक बुलाई गई है और उसमें चर्चा किया गया है कि हाल के दिनों में भारत ने किस तरह से पाकिस्तान के साथ जो सिंधु जल समझौता है उसको तोड़ लिया है। भारत का क्या तर्क है समझते हैं। भारत ने आखिर इसे तोड़ने के लिए कुछ तो तर्क दिया है। क्या महत्वपूर्ण तर्क दिया? सभी तर्क बेजोड़ हैं, आप जब देखिएगा। पहला तर्क दिया संधि का अनुच्छेद 12(3). भारत का मानना है कि यह कदम अस्थायी है और संधि में अत्यधिक राजनीतिक परिस्थितियों में ऐसा करने का प्रावधान है कि हम इसे तोड़ सकते हैं। पिछले उदाहरण 2019 में पुलवामा हमले के बाद भी भारत ने पाकिस्तान को जल आवंटन रोकने की धमकी दी थी, लेकिन उस वक्त केवल धमकी था, लेकिन फिर भी पाकिस्तान नहीं सुधरा और लगातार भारत के खिलाफ षड्यंत्र करता जा रहा है। तो क्या ऐसे कंडीशन में एक ऐसे देश के साथ जो हमारे लिए लगातार कह सकते हो मिलिटेंट को भारत भेजता रहता है, आतंकी हमला कराता रहता है, गलत नीयत रखता है, क्या ऐसे देश के साथ इस तरह का समझौता होना चाहिए? बिल्कुल इस तरह का कोई समझौता नहीं होना चाहिए। और अगर अभी वर्तमान में इस तरह का समझौता है तो इसे तोड़ दिया जाए, जो भारत सरकार ने किया, और वह बिल्कुल भारत सरकार का सही कदम है, सही फैसला है। भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के दबाव बनाने के लिए यह रणनीतिक कदम उठाया है। हालांकि संधि पूर्णतः रद्द नहीं हुई है, बल्कि सहयोग पर अस्थायी रोक लगाई गई है। लेकिन मेरा तो मानना है कि इसे पूर्ण रूप से खत्म कर देना चाहिए, है ना। जब पाकिस्तान सुधरने को तैयार नहीं, हम कितना अवसर उसे दें। पुलवामा हुआ, हमने उसे धमकी दिया, लेकिन फिर भी नहीं सुधरा और लगातार आप देखोगे वो कश्मीर को डिस्टर्ब करने का प्रयास करता रहा है, और जिसका खामियाजा हम आम भारतीयों को हमेशा किसी न किसी रूप में अपनों का जान गंवा करके भुगतना पड़ता है। तो ये एक गहरी समस्या है, बड़ी समस्या है। ये जो समझौता अगर टूटता है तो उसका संभावित प्रभाव पाकिस्तान पर क्या पड़ने जा रहा है? तो पाकिस्तान पर असर, उसकी कृषि और जल विद्युत परियोजनाएं सीधे तौर पर प्रभावित होंगी, क्योंकि वह सिंधु नदी प्रणाली पर 80% तक निर्भर है। भारत के लिए क्या चुनौती है? तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ सकता है, लेकिन यह कदम भारत की जीरो टॉलरेंस यानी शून्य सहनशीलता नीति को दर्शाता है ना। तो भारत को इस तरह का कदम हर हाल में उठाना ही चाहिए। तो उम्मीद है यह टॉपिक भी आप लोगों को मेरे पिछले टॉपिक की तरह जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको यह टॉपिक भी पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, और अगर चैनल पर आप हैं, लगातार वीडियो देख रहे हैं, तो आपसे एक विनम्र निवेदन है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी कर दें। तो तब तक के लिए आज इतना ही। फिर हमारी मुलाकात जब होगी, यानी अगले वीडियो में जब हम मिल रहे होंगे, तो हम लोग किसी और महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस कर रहे होंगे। इसी तरह के महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के हम आपके बीच आते रहेंगे, और आपके जो भी तैयारी, अब जिस भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, उसे एक नया धार देने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।